हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है राइट टू फ्रीडम, जो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर दिया गया है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक ये अधिकार हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। तो चलिए इसे देखते हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम देता है, जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली। इट इंक्लूड्स प्रेस फ्रीडम, एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग, but it is subject to some reasonable restriction such as security, public order, morality etc. इसका मतलब यह है कि हम इस आर्टिकल के तहत अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और मीडिया या सोशल मीडिया पर भी अपनी राय रख सकते हैं। इसमें प्रेस फ्रीडम, एडवर्टाइजमेंट और ब्रॉडकास्टिंग भी इंक्लूड होती है। लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके शब्दों से देश की सुरक्षा, शांति या सामाजिक सदाचार को खतरा हो तो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे अगर कोई न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ फैलाए जो कम्युनल दंगे बढ़ाए तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट फ्रीडम पे। तो हमारा नेक्स्ट फ्रीडम है राइट टू असेंबल पीसफुल्ली। According to this, we have the right to gather for meeting, protest or discussion. This must be non-violent and without arms, but government can restrict in case of public disorder. यानी हम किसी भी इशू पर शांति से एकत्रित होकर प्रोटेस्ट या मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार बिना हथियार के और शांति से होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर समझे कि पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है तो ये राइट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए तो ये उनका अधिकार है, पर अगर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए तो पुलिस इंटरवेन कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट फ्रीडम के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट फ्रीडम है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। इट इंक्लूड्स फॉर्मिंग सोसाइटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन etc. बट इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि हम सोसाइटीज, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि लोग एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों का गठन इस अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन इस फ्रीडम का कुछ रेस्ट्रिक्शन यानी कि लिमिटेशन भी है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को इम्पैक्ट करने वाले संगठन बैन किए जा सकते हैं, जैसे टेररिस्ट ग्रुप। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट फ्रीडम पे। हमारा नेक्स्ट फ्रीडम है राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजन्स कैन मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, बट सम रेस्ट्रिक्शन इज अप्लाइड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिटी। यानी हम पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, पर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक हेल्थ रीजन्स की वजह से रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। जैसे हमारे देश के कुछ ट्राइबल एरियाज में आउटसाइडर्स की एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ की सुरक्षा जरूरी होती है। तो चलिए नज़र डालते हैं अब हमारे नेक्स्ट फ्रीडम पे। तो हमारा नेक्स्ट फ्रीडम है राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी आर अलाउड टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। यानी कि हम किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, पर कुछ खास एरियाज में लोकल लॉज की वजह से रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ खास रूल्स है जो आउटसाइडर्स को वहाँ सेटल होने से रोक सकती है। तो हमने अभी तक आर्टिकल 19 के तहत 5 फ्रीडम को देख लिया है। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट फ्रीडम जो आर्टिकल 19 हमें देता है।
तो आर्टिकल 19 के तहत हमारा लास्ट फ्रीडम है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव फ्रीडम टू चूज एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बट वी हैव सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि हमारे देश में आप जो भी काम करना चाहें, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या यूट्यूबर, सब अलाउड है, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ प्रोफेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे अगर आप एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल 19 को डिटेल में देख लिया है और आशा करता हूँ आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। एंड आर्टिकल 20 इज अबाउट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। यानी कि आर्टिकल 20 ये इंश्योर करता है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और उसको अननेसेसरी हैरासमेंट ना हो। आर्टिकल 20 एक आरोपी व्यक्ति को 3 प्रोटेक्शन देता है। तो चलिए उस प्रोटेक्शन को थोड़ा देखते हैं। तो वो 3 प्रोटेक्शंस हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपर्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो चलिए हर एक प्रोटेक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है पहले से जो कानून नहीं था उसके लिए बाद में पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यानी कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इंसान किसी ऐसे कानून के बेसिस पर पनिश नहीं हो सकता जो उस क्राइम के बाद बना हो। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सोचिए 2020 में एक इंसान ने एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांजैक्शन किया जो तब इलीगल नहीं था, पर 2025 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया और उस ट्रांजैक्शन को इलीगल डिक्लेयर किया। अब अगर गवर्नमेंट कहे कि 2020 वाले ट्रांजैक्शन के लिए उस इंसान को पनिश करो तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होगा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटेक्शन के बारे में जो है नो डबल जियोपर्डी। इसका मतलब है कि एक इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल नहीं किया जा सकता। अगर एक बार कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया तो दोबारा उसी ऑफेंस पर उसका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सोचिए रवि पर करप्शन का केस चला और कोर्ट ने एविडेंस के बेसिस पर उसे नो गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। अब पुलिस को लगता है कि नए विटनेसेज या नए सबूत मिल गए हैं, पर रवि को दोबारा उसी करप्शन केस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे अगर नए स्ट्रॉन्ग एविडेंस आए या नए चार्जेस किसी दूसरे ऑफेंस के लिए फाइल किया जाए तो नए ट्रायल का स्कोप हो सकता है। अब हम बात करेंगे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इंसान कोर्ट में खुद अपनी गिल्ट एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान कोई भी आरोपी व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना कॉन्फेशन देने के लिए फोर्स नहीं हो सकता। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट या ब्लड सैंपल्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरीली स्टेटमेंट नहीं बल्कि फिजिकल एविडेंस होते हैं। इसका मेन पर्पज ये इंश्योर करना है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति प्रेशर या टॉर्चर की वजह से अनफेयरली गिल्टी ना हो जाए। ये तीनों प्रोटेक्शन यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपर्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन फेयरनेस और फंडामेंटल जस्टिस को एंश्योर करता है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 21 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो दिस आर्टिकल सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ। इट इंक्लूड्स फेयर प्रोसीजर्स इन लीगल मैटर्स एंड इट इज एक्सपेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू कवर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू शेल्टर एंड राइट टू डिग्निटी। तो देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना लीगल प्रोसीजर के उसके जीवन या लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया है। जैसे राइट टू प्राइवेसी ये कहता है कि आपके पर्सनल डेटा और लाइफ प्राइवेट होने चाहिए। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ये कहता है आपको स्वच्छ और सुरक्षित एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और राइट टू शेल्टर ये कहता है घर एक बेसिक ह्यूमन राइट है। तो इस स्लाइड में हमने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार के बारे में। तो क्या शिक्षा एक अधिकार है या एक प्रिविलेज? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया है जो हर बच्चे को मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। तो चलिए इस आर्टिकल को समझते हैं। तो आर्टिकल 21 क्लोज डिक्लेयर्स राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इट इज स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। यानी कि आर्टिकल 21 ए कहता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल जाए और उन्हें अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। अब हम देखेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू एजुकेशन लिंक टू राइट टू लाइफ, एजुकेशन एज ए नेसेसिटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स रेनफोर्स्ड दिस राइट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में यह क्लैरिफाई किया कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो डायरेक्टली राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है। बचपन बचाओ आंदोलन जैसे केसेज में कोर्ट ने यह कहा कि हर बच्चे का यह अधिकार है कि वो बिना किसी रुकावट के स्कूल जाए। तो चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एक्ट रिगार्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 21 क्लोज ए वाज इंसर्टेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 21 क्लोज ए को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। तो दिस एक्ट एंश्योर्स क्वालिटी एजुकेशन, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड बैरियर्स टू एक्सेस एंड इट कवर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये इंश्योर करता है कि हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिले, स्कूल एडमिशन के दौरान कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, प्राइवेट स्कूल्स भी कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करें और ड्रॉप आउट रेट कम हो और एजुकेशन एक्सेसिबल हो सबके लिए। अब हम देखेंगे जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। तो some Supreme Court judgments are right to education includes access to higher education based on merit and it is state's responsibility to extend financial support where necessary। यानी कि राइट टू एजुकेशन सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक सीमित नहीं है बल्कि हायर एजुकेशन तक एक्सटेंड होता है। अगर किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि उसकी मदद करें। तो हमने इस स्लाइड पे आर्टिकल 21 क्लोज ए को अच्छे से समझ लिया। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में और आर्टिकल 22 इज अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स राइट्स रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करे तो आपको क्या क्या अधिकार है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। तो चलिए समझते हैं अरेस्ट और डिटेंशन से संबंधित अधिकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं सेफगार्ड्स फॉर अरेस्टेड इंडिविजुअल्स। तो द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। He has the right to consult and be defended by a lawyer.
he has the right to be presented before a magistrate within 24 hours and no detention beyond 24 hours without magistrate's approval। यानी अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे उसको अरेस्ट का कारण बताना होगा, उसको एक वकील रखने का अधिकार होगा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के नहीं रखा जा सकता। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 22 और क्या कहता है। तो अब हम समझेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस के बारे में। तो इट अलाउज डिटेंशन विदाउट ट्रायल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू इज 3 months। Parliament has the power to determine grounds for preventive detention and preventive detention laws exist for national security, public order, etc। तो पहले समझते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी पूर्व गिरफ्तारी क्या होती है। तो आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि कुछ लोग बिना किसी ट्रायल के जेल में होते हैं, इसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है किसी इंसान को बिना ट्रायल के अरेस्ट करना, अगर गवर्नमेंट को लगे कि वो देश के सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। मैक्सिमम 3 महीने तक डिटेंशन हो सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यू के। ये नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और टेररिज्म जैसे केसेज में यूज होता है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं आर्टिकल 22 के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ए बैलेंस अप्रोच इज नीडेड बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड स्टेट सिक्योरिटी एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बिना वजह अरेस्ट किया गया हो तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर ने बिना किसी वारंट के एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और उसे 3 दिन तक बिना किसी चार्ज के लॉकअप में रख दिया। ऐसे केसेज में उस व्यक्ति को हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करने का अधिकार है और इस पिटीशन के फाइल करने के बाद कोर्ट पुलिस से यह सवाल कर सकती है कि उसे इलीगल अरेस्ट क्यों किया गया था। तो दोस्तों, आज हमने राइट टू फ्रीडम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझा। ये अधिकार हमें सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का मौका भी देता है। लेकिन ये याद रखें, हर फ्रीडम के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग देश की एकता, सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, तभी हम एक सच्ची डेमोक्रेसी में जी सकेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।